welcome back. I hope you all are doing great. This is our next lecture, that is lecture number 36, and in this lecture we are going to complete our chapter number 7 unit number 1. आज का हमारा मेन टारगेट है कि हमने बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है. बैलेंस शीट के साथ साथ जितने भी थ्योरेटिकल या फिर कोई भी कंसेप्चुअल टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे. इसके बाद आपके पास सिर्फ दो चीजें बचेंगी, कुछ इलस्ट्रेशंस बचेंगी एंड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचेंगे फ्रॉम द टेस्ट नॉलेज. इसके लिए आपको सेपरेटली क्वेश्चन वीडियोस दी जाएंगी. डन. आगे बढ़ने से पहले ना एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनवरी 2027 के लिए प्रिपेयर करें. जिन स्टूडेंट्स ने जैन 2027 में सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का एग्जाम देना है, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का एग्जाम देना है, उन स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड बैच इन द अपकमिंग मंथ. इस बैच की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी, बट आपने जस्ट क्या करना है, आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट फॉर्म, आपको गूगल फॉर्म मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन और द पिन कमेंट. उस फॉर्म को आपने सिंपली फिल करना है. तो जब भी हम इस बैच को लॉन्च करेंगे हम आपके व्हाट्सएप के ऊपर सारी की सारी डिटेल्स को सेंड कर देंगे. इस फॉर्म को फिल करने का एक और बेनिफिट है कि जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे एंड उसके बाद हमारे साथ इनरोल करते हैं उनको एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जाएगा. दैट इज अ स्पेशल ऑफर फॉर दो स्टूडेंट्स ओनली दैट विल ज्वाइन अस थ्रू द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर्म. That's it. So this is the information for those who are going to prepare for January 2027 CA Foundation Accounting. अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द बैलेंस शीट. डन. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है. बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक तरह की स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सारी के सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल्स बताते हैं एज एट अ सर्टेन डेट. ये चीज हमने ऑलरेडी देखी थी कि बैलेंस शीट क्या होती है. बैलेंस शीट बेसिकली हमें एक पोजीशन स्टेटमेंट होती है, हमारी एक पोजीशन स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं. एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एक बिजनेस की, एक फर्म की क्या पोजीशन है, उसके पास कितने की एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज है, वो सारी सारी डिटेल प्रोवाइड की जाती है. दैट इज अ बैलेंस शीट. डन. सेकेंडली जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है ना, इसमें जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं एंड राइट साइड के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं. अभी हम ना यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज द बैलेंस शीट फॉर्मेट. अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपने बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करनी है सबसे पहले आपने हेडर देना है, दैट इज इट्स अ बैलेंस शीट. उसके बाद आपने लिखना है एज एट, एंड जिस दिन की आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन को आपने मेंशन करना है, बिकॉज जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट का पोजीशन बताती है. तो आपने जिस दिन की वो बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन की आपने डेट मेंशन करनी है. लेट्स सपोज जहाँ पर आपकी बैलेंस शीट जो बन रही है दैट इज फॉर द 31 मार्च 2026, तो आपने यहाँ पर ऐसे डेट मेंशन करनी है ताकि पता चले कि जो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप शो कर रहे हो वो किस दिन की एसेट्स एंड लायबिलिटीज है. डन. इसके बाद यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा सारी की सारी लायबिलिटीज एंड उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट का कॉलम बनाएंगे जिसमें हम अमाउंट्स मेंशन करेंगे. देन उसके बाद हमारे पास आएंगी राइट हैंड साइड पर एसेट्स एंड अगेन एसेट्स की अमाउंट का कॉलम इन द रुपीस. डन. तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट, दैट इज अ फॉर्मेट फॉर द सोल प्रोप्राइटर. ठीक है. तो आपने ये याद रखना है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे. देखो ये जो फॉर्मेट है दिस इज ओनली फॉर द सोल प्रोप्राइटर. पार्टनरशिप के लिए हम अलग से देखेंगे एंड जो कंपनीज अकाउंट है उसके लिए तो कंप्लीटली सेपरेट फॉर्म है जो हमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द सोल प्रोप्राइटर. डन. अभी हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट बनाई कैसे जाती है. यहाँ पर ना एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कंसीडर नहीं करना, बिकॉज यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज है एंड राइट हैंड साइड पर आपके पास एसेट्स हैं. जबकि एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, फिर भी वो क्या हो रही है, राइट हैंड साइड पर लिखी हो रही है. इसीलिए यहाँ पर ना आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो चीजें हैं दैट इज डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको आपने फॉर्मेट के ऊपर अटैच नहीं करना. डन. अभी हम इसको ना सीखना स्टार्ट करते हैं. जहां पर आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपने लायबिलिटीज देखने, देन अपने एसेट्स देखने, देन दोनों का टोटल जो है वो मैच करना है. ठीक है. सबसे पहले आपके पास आती है यहाँ पर लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द कैपिटल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बैलेंस शीट. देखो, कैपिटल को आपने हमेशा कैलकुलेट करना है, कभी भी आपने बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी. ठीक है. कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ओपनिंग में कितनी कैपिटल है. ओपनिंग कैपिटल आपको या तो डायरेक्टली बताया गया होगा कि ओपनिंग कैपिटल इतनी है, या फिर आपको बताया गया होगा कि आपने ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है.
तो आपने जब भी कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है, आपने सबसे पहले देखना है कि उस साल के स्टार्टिंग में आपका बैलेंस कितना था, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2025। डन। इसके बाद इसमें कुछ चीजें ऐड की जाती हैं एंड कुछ चीजें हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। सबसे पहले आपने ऐड क्या करना है, अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, पार्टनर ने या बिजनेस ओनर ने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उस कैपिटल को आप ऐड करोगे, उससे आपका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉफिट हुआ है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट, उसको भी आप यहाँ पर ऐड करते हो। हम वहां पर जब हमने पी एंड एल अकाउंट बनाना सीखा था, तब हमने लिखा था ना कि दैट्स नेट प्रॉफिट को आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना टू द कैपिटल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो दोनों चीजें इनको आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक टोटल फिगर आएगी। इसमें से आपने क्या करना है, कुछ चीजों को माइनस करना है। अभी माइनस क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर कोई ड्राइंग्स की है, जैसे अगर आपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था तो आपने क्या किया था, उसको अपनी कैपिटल में ऐड किया है। तो जो जो चीजें आपके कैपिटल के बैलेंस को कम करेंगी, डेट इज अ ड्राइंग। सबसे पहले तो ड्राइंग्स ही आपके कैपिटल के बैलेंस को कम करते हैं, तो ड्राइंग्स को आपने माइनस करना है। एंड इसके साथ अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो नेट लॉस को आपने यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपको या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों में से जो भी चीज हुई है। अगर प्रॉफिट हुई है तो उसको आप एड साइड लिखोगे, अगर आपको लॉस हुआ तो आप उसको लेस वाली साइड लिखोगे। तो जहां पर आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगी, उसको आपने क्या करना है, अमाउंट कॉलम में डालना है। तो ये सारी कैलकुलेशन ये करने के बाद आपने डालना है, आपने कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी। डन। इसके बारे में ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स को जब रीड करेंगे तब मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी। बस आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है कि आपने कैपिटल को हमेशा कैलकुलेट करके ही रिकॉर्ड करना है। अभी इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसमें मेनली आपके पास लोन्स आते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में मेनली हम सारे के सारे लोन्स को रिकॉर्ड करते हैं। आप कोई बैंक लोन लिया, आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया, जितने भी आपने लोन्स लिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जहां पर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को लिखोगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो आपने ना अपनी जो लाइबिलिटी साइड है उसको ऐसे ही बाइफरकेट करके रखना है हमेशा। स्टार्टिंग में आप कैपिटल से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप सारी की सारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को लिखोगे, देन आपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को लिखना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि जिनको आपने आफ्टर 1 ईयर पे करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जिनको आपने विद इन 1 ईयर पे करना है, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डेट इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसको हम करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। अभी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास मेनली आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड पेबल्स, लाइक हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। उसके बिना आपकी जितनी भी प्रोविजंस है आपने सीखी हैं एडजस्टमेंट्स के थ्रू, वो सारी की सारी प्रोविजंस जो हैं वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। इसके बिना आपके कोई भी पेबल्स हैं, लाइक रेंट पेबल है या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है, जितने भी आपके पेबल्स हैं, जो एक्सपेंस पेबल्स हैं, वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। अगर आपकी कोई जीएसटी लाइबिलिटी पेबल है, मींस कोई भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी पेबल है, वो भी यहाँ पर ही आती है। मेनली आपके जो लोन्स हैं या फिर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी है जिसको आपने आफ्टर 1 ईयर पे करना, उसी को आपने लॉन्ग टर्म में डालना है। बाकी की सारी लाइबिलिटीज आपकी शॉर्ट टर्म में आएंगी। तो ये तो बहुत सिंपल है। आपने जब भी बैलेंस शीट को बनाना है, उसके जो लाइबिलिटी साइड उसको आपने 3 सेक्शंस में बाइफरकेट करना है। फर्स्ट वन इज कैपिटल, सेकंड इज लॉन्ग टर्म, थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म। डन। इसके बाद हम लिखेंगे एसेट साइड। एसेट साइड ना आपके पास 4 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले आप लिखते हो टेंजिबल फिक्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं, ये कौन सी एसेट्स होती हैं, दैट कैन बी सीन और दैट कैन बी टच्ड। ठीक है। जैसे आपके पास आता है सबसे पहले लैंड, उसके बाद आपके पास आया बिल्डिंग, देन आपके पास आता है फर्नीचर, देन उसके बाद आपके पास आता है मशीनरी, देन आपके पास आता है व्हीकल। ये सारी की सारी जो एसेट्स हैं, इनको आप देख भी सकते हो, इनको आप टच भी कर सकते हो, एंड इनका कोई ना कोई फिजिकल सब्सटेंस भी होता है। एंड ये जो सारी एसेट्स होती हैं, अगर आप इन एसेट्स को अपने बिजनेस में लेकर आए हो फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, आप इस इंटेंशन से लेकर आए हो कि ये जो एसेट्स हैं मुझे लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी टू जनरेट द इनकम, देन हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल द टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड सेक्शन में लिखना है जितनी भी आपके पास क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। intangible intangible fixed assets। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स को लिखना है। सेकेंडली आपके पास अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, लाइक पेटेंट है, आपके पास कॉपीराइट है, आपके पास कोई ट्रेडमार्क है,
ट्रेडमार्क है, आपके पास कोई भी ऐसा लाइसेंस है जो आपको एक स्पेशल बेनिफिट देता है, उसके बिना आपके पास कोई भी परचेज्ड गुडविल है, इसको आपने क्या करना है, इंटेंजिबल एसेट्स में लिखना है। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर के केस में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस में आता है, मोस्टली आपको टेंजिबल एसेट्स ही दी होती हैं, बट आपको फिर भी ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ अगर इंटेंजिबल एसेट दी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आपने इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। देन थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस ने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस के नाम के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई सिक्योरिटीज परचेज की हुई है, कोई लैंड परचेज करके रखी हुई है, दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉट एज अ यूज, देन उस केस में आपने उसको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में डालना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आती है करंट एसेट्स। जैसे आपके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, वैसे ही आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर यूज करने वाले हो, या फिर जहां से आप विद इन 1 ईयर मनी जनरेट करने वाले हो, अपना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, देन दैट इज योर करंट एसेट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो मोस्टली चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी की हुई हैं, लाइक आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, उसके बिना आपके पास कोई स्टॉक है, इन्वेंट्री है, देन उसके बाद आपके पास कोई बैंक बैलेंस है, आपके पास कोई कैश बैलेंस है, आपके कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है जिनको आपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस को आपने करंट ईयर में पे कर दिया। ठीक है, या फिर आपकी कोई भी आईटीसी का क्लेम आपके पास पड़ा है, देन दीज आर ऑल द करंट एसेट्स। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इनको दोनों साइड्स को टोटल लगाना है, एंड अगर आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन सही है तो ये जो टोटल्स हैं दोनों साइड के, ये मैच करेंगे। ठीक है, ये जो टोटल्स है ना, ये मैच करेंगे। तो आपने सिंपली ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटी साइड के 3 सेक्शंस है, ठीक है, एंड एसेट साइड के आपके पास 4 सेक्शंस है। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करोगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। जो एसेट साइड है वहां पर आपने 4 सेक्शंस बनाने हैं, फर्स्ट इज टेंजिबल फिक्स एसेट्स, देन इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, उसके बाद आपने लिखनी है इन्वेस्टमेंट्स, एंड लास्टली आपके पास आएंगे करंट एसेट्स। ठीक है, आप ना यहाँ पर कोई भी आपको हेडर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कैपिटल के लिए हेडर यूज कर सकते हो। बाकी जैसे टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, या फिर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इसको आप हेडर्स की फॉर्म में अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। जस्ट डेट कि आपकी जो प्लेसमेंट है वो इस सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अभी ट्रायल बैलेंस में हो सकता है कि आपको सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज मिक्सचर में दी हो, मीन्स कभी भी कोई भी एसेट लिखी हुई है, कभी भी कोई भी लाइबिलिटी लिखी हो, तो आपने कैसे करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपने माइंड में अपने जो बैलेंस शीट है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड है, तो आप लैंड लिखोगे ऊपर, उसके बाद लेट्स सपोज कि आपको डायरेक्टली कैश दिया हुआ है, तो आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ना कैश लिखोगे, बिकॉज कैश आपकी करंट एसेट है। तो हो सकता है कि बाद में आपको कोई यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट दी हो या फिर आपको टेंजिबल एसेट दी हो, तो उसको आप बीच में लिख सको, उतनी स्पेस आपने छोड़कर उसके अकॉर्डिंगली अपना बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे ही आपने लाइबिलिटी साइड करना है। लाइबिलिटी साइड मेनली आपकी कैपिटल की कैलकुलेशन है जो आपने डिटेल में करनी है, उसके बिना बाकी की सारी अमाउंट्स को आपने यहाँ पर डायरेक्टली शो करना था, बट जस्ट दैट कि आपको लॉन्ग टर्म को पहले शो करना है, शॉर्ट टर्म को आपने बाद में शो करना है। डन। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, इसको हम डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे, बट उसके पहले ना अभी हम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपको एग्जाम में आएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि बैलेंस शीट को बनाया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो बैलेंस शीट होती है वो पर्टिकुलर डेट की होती है, उस दिन का हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस पता चलता है बाय वाचिंग द बैलेंस शीट। डन। इसके बाद सेकेंडली जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है ओनली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, एंड आप लिख सकते हो कि यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के बाद बनती है। अभी तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट के बाद क्यों बनती है, बिकॉज अगर आपको बैलेंस शीट को कंप्लीट बनाना है तो उसके लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, दैट इज द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस वट एवर यू हैव। ठीक है, तो अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है तो आपके पास नेट प्रॉफिट आपने बैलेंस शीट में अगर आप डालोगे उसके बाद ही आपके पास कैपिटल का टोटल बैलेंस आएगा, देन ही आप अपनी बैलेंस शीट को मैच कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पी एंड एल अकाउंट बनाओगे उसके बाद ही आप बैलेंस शीट को बना सकते हो। डन। इसके बाद ना ये जो पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हो। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है जब आप कैपिटल अकाउंट जब या फिर जब भी आप बैलेंस शीट को बनाना स्टार्ट करो, तो आपने ये चीज को ध्यान रखना है, डेट कैपिटल जो होती है दैट इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड ऑल्सो कैपिटल इज कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब है, देखो मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बताया था कि बैलेंस शीट को कभी भी आपने कैपिटल अकाउंट को ना बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, देखो आपके पास एसेट्स का टोटल बैलेंस है,
यहाँ पर आपके पास एसेट्स का टोटल बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दी होंगी, आपके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दी होंगी। तो अगर आप इन अमाउंट्स को डाल दोगे यहाँ पर, ठीक है, जितनी भी आपके अमाउंट्स हैं, इन सारी अमाउंट्स को अगर आप यहाँ पर डाल दोगे तो आपके पास यहाँ पर एक अमाउंट बचेगी, डेट विल बी इक्वल टू योर कैपिटल। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल है ना, इसको आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, देखना है कि आपका टोटल मैच हो रहा है या नहीं। आपने इसको बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में, आपने इसको बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में नहीं लिखना। जब तक आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोलता कि आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज योर कैपिटल, तब तक आपने इसको बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना। जब तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपने हमेशा कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज को आपने ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप इसको डायरेक्टली एज अ बैलेंसिंग फिगर लिख दोगे तो आपकी बैलेंस शीट को हमेशा ही मैच हो जाएगी। तो आप कैसे चेक करोगे कि आपकी बैलेंस शीट सही है या नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। अभी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द अरेंजमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बस यहाँ पर इन्होंने दो चीजें एक्सप्लेन की हैं। फर्स्ट वन इज एसेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एसेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए दो वे हैं। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी, सेकंड इज अ परमानेंस। हमने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया दैट इज अ परमानेंस। परमानेंस का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, अपने एसेट्स को उस सीक्वेंस में अरेंज करते हो जिस सीक्वेंस में आप उनको यूज करने वाले हो। लेट्स सपोज आपने लैंड को देखा कि लैंड मैं 10 साल के लिए यूज करूंगा, तो लैंड मेरे पास 10 साल परमानेंटली मेरे पास रहने वाली है, तो लैंड को आप टॉप पे लिखोगे। उसके बाद आपने देखा कि फर्नीचर को मैं नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए यूज करने वाला हूँ, तो फर्नीचर को आप लैंड के बाद लिखोगे। तो कितने टाइम पीरियड के लिए आप उसको यूज करने वाले, कितने टाइम पीरियड के विद इन आप उसको क्या करने वाले, डिस्पोज करने वाले, आपके पास कितने टाइम पीरियड के लिए वो परमानेंट एसेट है, उस वे में आपने क्या करना है, अपनी एसेट्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो जो हमने स्ट्रक्चर देखा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल, देन इनटेंजिबल, देन इन्वेस्टमेंट, देन उसके बाद हमने करंट एसेट्स का देखा। ये जो सीक्वेंस है ये बेस्ड ऑन है परमानेंस के बेसिस पर। अभी सेकंड फॉर्मेट हमारे पास होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी में हम क्या देखते हैं कि कितने इजीली एसेट्स जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑपोजिट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले कैश लिखा, कैश इन हैंड सबसे ज्यादा लिक्विड चीज होती है। लिक्विडिटी का यहाँ पर आप मतलब समझो, लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी जल्दी उन चीजों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज अ मोस्ट लिक्विड एसेट। उसके बाद अगर आपके पास बैंक में बैलेंस है, देन दिस इज लेस लिक्विड देन द कैश इन हैंड। क्यों? बिकॉज आपके पास, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वहां से आपको कैश निकालना पड़ेगा, तभी आपके पास कैश आएगा। बट अगर आपके पास कैश पड़ा है तो आपको किसी भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी के फॉर्म पर अपनी एसेट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बट आपने जब एग्जाम के लिए सॉल्व करना है तो आप जो मैंने स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, आपका कोई भी मार्क नहीं कट होगा, ठीक है। बिकॉज आईसीआई के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से मेजोरिटी क्वेश्चन को उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके प्रिपेयर किया गया है। डन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है जो आपको डिफरेंट लगे। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यही चीज वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आता है, उसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स आती है, देन शॉर्ट टर्म एसेट्स आती है, ठीक है। इसके बिना आपके पास टेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। जो मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया वो सारी की सारी जहां पर ही वही चीजें हैं। डन। इसके बाद हमारे पास मेन पॉइंट आता है, दिस इज द इलस्ट्रेशन। अभी हम क्या करते हैं ना, इस इलस्ट्रेशन में ना आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है, यहाँ पर आपके पास ट्रायल बैलेंस है, इसके बेसिस पर आपने बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2022। आपके पास जो ट्रायल बैलेंस है दैट इज ऑल्सो ऑन 31 मार्च 2022। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको ये यहाँ पर हम बनाकर देखते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपने उस फॉर्मेट को यूज करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पर ऊपर बैलेंस शीट लिखनी है, एंड दिस इज एट 31 मार्च 2022। यस, दिस इज ऑन 31 मार्च 2022। इसके बाद हमारे पास दो साइड्स होती हैं, फर्स्ट वन इज लाइबिलिटी साइड, एंड उसके बाद अमाउंट का कॉलम, देन एसेट साइड एंड एसेट्स की अमाउंट का कॉलम। यहाँ पर अभी आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपिटल दी गई है, बट अगर आप लास्ट में देखोगे आपके पास नेट प्रॉफिट है, आपके पास ड्राइंग्स है। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल की कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिखो, सबसे पहले आपको कैपिटल दी गई है, कितने की कैपिटल है, दिस इज 7 लाख। तो आप इनर कॉलम में लिखोगे 7 लाख। इसमें आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे। अभी आपका नेट प्रॉफिट कितने का है, नेट प्रॉफिट इज 1 लाख। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 लाख को ऐड करोगे, तो आपके पास कितना आ गया, दिस इज 8 लाख। इसमें आप क्या करोगे, अपनी ड्राइंग्स को माइनस करोगे, राइट। तो ड्राइंग्स आपके पास कितने की है, ड्राइंग्स इज
60,000 की, तो यहाँ पर आप 60,000 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस कितना आ गया, तो दिस इज 8 लाख माइनस 60,000 किया, दिस इज 7,40,000, दिस विल बी द अमाउंट इन द आउटर कॉलम। डन। इसके बाद जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको आपने डायरेक्टली रिकॉर्ड करना है, वहां पर कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सबसे पहले हमें क्या दिया गया, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एक टेंजिबल एसेट्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको टॉप पे लिखते हैं, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। आपने कंप्लीट लिखना है, दैट इज 3 लाख। यहाँ पर आपने बिल्डिंग का शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना, आपने एग्जाम के टाइम पर भी इसको पूरा कंप्लीट लिखना है और अभी प्रैक्टिस करते टाइम भी इसको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 4% टर्म लोन। क्रेडिट साइड है, मतलब कि हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पर क्या है, दिस इज अ लोन। लोन है ना, लोन क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है मोस्टली, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली 14% टर्म लोन। आप ना इसको एक चीज के ऊपर ये भी ध्यान रखना, देखो आपके पास यहाँ पर ट्रायल बैलेंस है जिसका आपको डेबिट बैलेंस दिया गया है, जिसका आपको क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है ना कि ये मेरी एसेट बनेगी या लाइबिलिटी बनेगी, तो आप ये चीज चेक करना कि उसका बैलेंस कौन सा है। अगर देखो यहाँ पर लोन जो है, टर्म लोन जो है 4 लाख का है, वैसे तो ये क्लियर है कि लोन जो होता है हमारी लाइबिलिटी होती है, बट अगर आपके माइंड में डाउट है तो आप यहाँ पर ये देखो कि इसका बैलेंस किस तरफ है, क्रेडिट साइड के ऊपर है। तो और लाइबिलिटीज का ही क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अभी लोन है, लोन का टाइम पीरियड ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। डन। इसके बाद सेकंड हमारे पास अगेन एक लोन है, दैट इज फ्रॉम मैसर्स डी एंड कंपनी, दिस इज 4,60,000। अगेन दिस इज ऑन द क्रेडिट साइड, इसलिए ये अगेन हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। दिस इज 4 लाख एंड दिस इज अदर लोन, दैट इज 4,60,000। डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल, ये तो हमें पता ही है कि हमारी एसेट है, दैट इज 4,20,000। बट अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अभी यहाँ पर एक ही फिक्स एसेट आई है, तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे एंड यहाँ पर हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 4,20,000। डन। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज द कैश इन हैंड इन्वेंट्री। कैश इन हैंड को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एज अ करंट एसेट, कैश इन हैंड। एंड इसके बाद हमारे पास आती है एक इन्वेंट्री, ठीक है। दोनों का बैलेंस कितना है, दैट इज 20,000 एंड 6 लाख। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20,000 एंड दिस इज 6 लाख। डन। देन उसके बाद हमारे पास आता है, दिस टू आर डन। देन फर्नीचर है, फर्नीचर हम क्या लिखते हैं, एज अ फिक्स एसेट, तो फर्नीचर हमारा ऊपर आ जाएगा, दैट इज अ 2 लाख। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 लाख। इसके बाद लास्टली आपके पास एक बैलेंस है, दैट इज अ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या है, ट्रेड पेबल अगेन आपके लिए लाइबिलिटी होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, दैट इज 40,000। डन। एंड वन मोर थिंग, दैट इज एडवांस टू सप्लायर। अभी आपने एडवांस दिया सप्लायर को, तो आपके लिए क्या है, एसेट है। अदरवाइज भी आप देखोगे तो दिस इज ऑन द डेबिट साइड, इसलिए ये आपके लिए एसेट है, बट दिस इज योर करंट एसेट, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडवांसेस को हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर करंट एसेट, दिस इज 1 लाख। अभी आप इसका टोटल लगाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एसेट साइड का टोटल लगा के देखो, तो दिस इज 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4,20,000 प्लस 20,000 प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख, तो दिस इज 16,40,000। डन। इसके बाद हमारे पास सेकंड साइड आती है 7,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 4,60,000 प्लस 40,000, तो दिस इज अगेन 16,40,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट जो है मैच हो गई, इससे आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, दैट इज 16,40,000, दिस इज मैच्ड। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, ये सिर्फ एक तरह से आपका फॉर्मेट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है कि आपने जो अभी तक सीखा है बैलेंस शीट के बारे में, जो आपने फॉर्मेट को डिस्कस किया है, क्या वो फॉर्मेट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, बस उसके लिए। इस क्वेश्चन को आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पर आपके जो बेसिक है वो क्लियर हो गया। अभी हम एक और इलस्ट्रेशन ट्राई करते हैं, डेट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। इस इलस्ट्रेशन में क्या है, इस इलस्ट्रेशन में ना आपको बैलेंस शीट दी गई है, बट दैट बैलेंस शीट इज एज ऑन 1 अप्रैल 2021। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये जो है
इसमें आपको सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उसके सारे ओपनिंग बैलेंसेस है। डन। अभी उन्होंने क्या बोला कि ड्यूरिंग द ईयर, जो आपका साल है, जिस साल की आप बैलेंस शीट बनाने वाले उस साल क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताया गया है। दिस इज नेट प्रॉफिट दैट इज 18,30,000 आपको प्रॉफिट बताया गया है। दिस इज आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग, आपने फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया, तब आपके पास ये 8,30,000 18,30,000 का प्रॉफिट आया। डेट इज आपने रेंट रिसीव किया था, उसको आपने रिकॉर्ड किया, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आपने फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इसके बिना आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड किए ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजों को करने के बाद आपका यहाँ पर क्या आया है, बैलेंस आया है, डेट इज 18,30,000, डेट इज योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, फॉरगेट टू प्रोवाइड, आप दो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना भूल गए, दैट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज 1,80,000 एंड उसके बिना प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज 20,000। दो, एक इनकम है, एक आप दोनों के दोनों चीजों को आप बेसिकली रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप इनको क्या करोगे, एडजस्ट करोगे टू कैलकुलेट द करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बिना उन्होंने बताया है आपकी जो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस है एज ऑन 31st मार्च, मींस आपके पास ये जो बैलेंसेस है ना, दिस इज ऑन 1st अप्रैल, तो आपको 31st मार्च के बाद, मतलब कि आपकी ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, उन ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करने के बाद आपको बोला गया है कि आपके जो 31st मार्च की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसमें इन्वेंट्री इतने का है, ट्रेड रिसीवेबल इतने के हैं, कैश एट बैंक है, ट्रेड पेबल्स हैं। आपको चार एसेट्स के बैलेंस बताए गए हैं, कौन कौन सी, एक तो इन्वेंट्री, एक कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड यहाँ पर आपके पास है ट्रेड पेबल्स, इन चारों के बैलेंसेस बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉज 6 लाख फॉर द डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या है, तो दिस इज योर बैलेंस ऑफ द ड्रॉइंग्स। तो मतलब क्या है कि उन्होंने स्टार्टिंग में आपको एक बैलेंस शीट दिया कि ओपनिंग में आपका बैलेंसेस इतने थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, ड्यूरिंग द ईयर कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को आपने पी एंड एल में तो रिकॉर्ड कर लिया, आपकी बैलेंस शीट का बैलेंसेस भी उन्होंने बता दिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ईयर एंड की बैलेंस शीट बनानी है, दैट इज ऑन 31st मार्च 2022। ठीक है, तो यहाँ पर ना अभी हम इसको कंप्लीटली बनाएंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया गया, सबसे पहले आपको क्या दिया गया, नेट प्रॉफिट दिया गया। अभी आपके पास नेट प्रॉफिट है कितने का, 18,30,000 का। इस नेट प्रॉफिट में आपने जो तीनों ट्रांजेक्शन्स है इनको एडजस्ट कर दिया, तो अभी हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। आपने क्या एडजस्ट नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि वो एक्सपेंसेस जो आपके करंट ईयर से लिंक करते थे बट आपने उनकी पेमेंट नहीं की है। अगर आपके करंट ईयर के साथ वो लिंक कर रहे हैं, मीन्स वो आपके करंट ईयर का ही एक्सपेंस है बट आपने उसकी कैश में पेमेंट नहीं की है, अगर आपने ऐसा कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो आप उसको क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हम अपने करंट एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंसेस साइड क्या करेंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इनको हम एक्सपेंसेस साइड दैट इज द डेबिट साइड पे 1,80,000 का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि क्यों इसको डेबिट साइड पे लिखा, बिकॉज दिस इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज एक्सपेंस जो आपका करंट ईयर से बिलोंग करे बट आपने इसकी पेमेंट नहीं की है। तो अगर आपने करंट ईयर का कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया है पी एंड एल में, तो उसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, एंड रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंसेस को हम कौन सी साइड यूज करते हैं, डेबिट साइड यूज करते हैं, इसलिए इसको हमने क्या किया, डेबिट साइड पे लिख दिया। डन। इसके बाद सेकंड हमारे पास ट्रांजेक्शन आती है, डेट इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपने एडवांस में पेमेंट किया इंश्योरेंस की, तो आपके लिए ये तो एक तो पहली बात तो ये एक एसेट है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, बट मेनली देखो आपने एक एक्सपेंस को प्री पे किया, मींस फ्यूचर का एक्सपेंस आपने करंट ईयर में पे कर दिया। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आपने फ्यूचर में पे किया है, सॉरी आपने फ्यूचर का एक्सपेंस अगर करंट ईयर में पे किया तो आपके वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, वो फ्यूचर का एक्सपेंस है, फ्यूचर में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर के एक्सपेंसेस में उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो जब आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना था तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखते हो, जहां पर आपके पास एग्जैक्टली वो इंश्योरेंस का एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करने के लिए हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट साइड पे लिखा है। ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपका एक्सपेंस ही है, जस्ट दैट के दिस इज एक्सपेंस बिलोंगिंग टू द फ्यूचर। तो आपके फ्यूचर से बिलोंग कर है तो करंट ईयर के पी एंड एल में नहीं आएगा। आपने क्या करना है, इसको अपने डेबिट साइड में से माइनस करना है। अभी आपके पास अगर यहाँ पर इंश्योरेंस का एक्सपेंस होता, अगर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर इंश्योरेंस लिखा होता, आपको मान लो कि यहाँ पर 40,000 का इंश्योरेंस का एक्सपेंस दिया हुआ है, तो आप क्या करते, उसमें से प्रीपेड को आप माइनस करके लिखते।
प्रीपेड 20,000 आप माइनस करके लिखते, बट यहाँ पर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस कितना हुआ है, तो आप क्या करो, इसको आपने तो माइनस ही करना है ना, तो आप क्या करोगे, डेबिट करने की जगह आप उसको क्रेडिट साइड पे लिख दोगे, बिकॉज अगर आपने किसी भी डेबिट चीज को माइनस करना है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट साइड पे लिखते हो, तो इसलिए जहां पर इन्होंने क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो आपका जो पीएनडल के इनके अकॉर्डिंग पीएनडल का बैलेंस कितना था, 18,30,000। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, इसको ओपनिंग क्यों लिखा गया है, दिस इज द नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको उन्होंने क्या किया है, डेबिट सॉरी, प्रॉफिट का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। एंड इसका जो नेट रिजल्ट आ गया दैट इज 16,70,000, दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट, जो आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसी को ट्रांसफर कर दिया 16,70,000 का, दैट इज योर नेट प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। डन। तो आपका पी एंड एल जो है वो रिवाइज हो चुका है, दिस इज योर रिवाइज्ड पी एंड एल। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले, बैलेंस शीट को बनाना सीखने वाले हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले देखो आपके पास सबसे पहले है कैपिटल, हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल आपके पास है कितनी, 50 लाख की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे एज 50 लाख, दिस इज योर बैलेंस, जहां से आप स्टार्ट करने वाले, बिकॉज दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसमें आपने प्रॉफिट को ऐड किया, एंड इसके बिना आपको क्वेश्चन में ना ड्राइंग्स दी गई थी लास्ट लाइन में, दैट इज 6 लाख की, इनको क्या करना है, हमने माइनस करना है, तो इसलिए ड्राइंग्स को यहाँ पर माइनस किया गया। तो आपके पास जब आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे कैपिटल में एंड ड्राइंग्स को माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आएगा, दैट इज अ नेट बैलेंस ऑफ द कैपिटल। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे। इसके बाद जितनी भी अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनको हम वन बाय वन रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया गया है, जहां पर डायरेक्टली बताया गया है कि ट्रेड पेबल कितने के हैं, 11,40,000 के, तो आपने इसको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, आपने डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है। ऐसे ही आपको अदर बैलेंसेस दिए गए, जैसे इन्वेंट्री का बैलेंस दिया गया है, ट्रेड रिसीवेबल का दिया हुआ है, कैश एंड बैंक का दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैश एंड बैंक को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आपको दिया गया 20 लाख का, इसको हमने रिकॉर्ड किया। एंड लास्टली इन्वेंट्री का बैलेंस दिया हुआ है, इसको भी हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। अभी इसके बाद हमने जितने जो जो बैलेंसेस हमें दिए गए थे उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो तो उन्होंने क्या बोला कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है वो इतना है, एंड इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ये सारी एडजस्टमेंट्स की हैं। तो ये जो सारी एडजस्टमेंट्स है इनको आपने पी एंड एल में रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, एंड जो आपको बैलेंस शीट दी गई है दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2021। आपने क्या करना है, इनके बैलेंसेस निकालने ऑन 31 मार्च 2022। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो जो एडजस्टमेंट्स आपने पी एंड एल में कर लिए हैं उनको आपने बैलेंस शीट में भी एडजस्ट करना है। अभी यहाँ पर देखो आपके पास जो रेंट रिसीव हुआ है, क्या इसको आप रिकॉर्ड करोगे, देखो आपको डायरेक्टली उन्होंने कैश का बैलेंस दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये ऑलरेडी एडजस्ट होने के बाद का बैलेंस होगा, हम ये चीज अज्यूम कर रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपका बेसिकली कैश एंड बैंक का बैलेंस है। ठीक है, उसके बिना आपको डेप्रिसिएशन बताई गई है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी को आपने डेप्रिशिएट करना है 10% से। अभी जब आप प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करते हो, पहली बात तो आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हो, पी एंड एल में रिकॉर्ड करते हो, एंड उतने बैलेंस से हम क्या करते हैं, अपनी एसेट को रिड्यूस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हम 10% की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एंड उसको उतने से रिड्यूस कर देंगे। तो 30 लाख में से हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, दैट इज 3 लाख, तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 27 लाख। तो यहाँ पर 30 लाख था, 3% मतलब 10% के हिसाब से 3 लाख आ गया, एंड हमारा 27,000 का हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस आ गया। डन। इसके बाद सेकंड डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के ऊपर, दैट इज 5% ओनली। इस 5% को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के ऊपर, दैट इज 3 लाख। 3 लाख का 5% निकालेंगे, दैट इज 3 लाख का 5% दैट इज 15,000, एंड इसको हम माइनस करेंगे, दैट इज 2,85,000। यहाँ पर आप ये चीज समझो, आपका क्वेश्चन होगा कि इसको हमने माइनस क्यों किया। देखो उन्होंने हमें ओपनिंग का बैलेंस शीट दिया हुआ है, उन्होंने हमें बताया कि ये जो ट्रांजेक्शन्स को हमने पी एंड एल में एडजस्ट कर दिया है, उन्हीं सेम ट्रांजेक्शन को हम बैलेंस शीट में भी तो एडजस्ट करेंगे ना, जिससे हमारा बैलेंस शीट के बैलेंसेस में भी तो डिफरेंस आएगा ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पी एंड एल में तो उन्होंने कर दिया, हम बैलेंस शीट में उनका फैक्ट डाल रहे हैं, जस्ट दैट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी, डेट इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। इन्होंने बताया कि जो अपने प्रोविजन क्रिएट करने हैं डेट इज ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन 31 मार्च 2022, एंड हमें ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं दैट इज 20 लाख, तो हम 20 लाख के ऊपर क्या करेंगे, 5% कैलकुलेट करेंगे। अगर 20 लाख का 5% करते हो देन दैट इज 1 लाख, एंड 1 लाख को आप जब माइनस कर दोगे तो आपके पास एक्चुअल में ट्रेड रिसीवेबल कितने का आएंगे, 19 लाख के आ जाएंगे। डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज द दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं, दैट इज 1,80,000 के टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दी गई है, इसको भी हम क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे।
ठीक है। इससे आपके सारे के सारे बैलेंसेस हो चुके हैं, तो आप सिंपली जब टोटल करोगे तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, दोनों साइड का मैच हो जाएगा। डन। तो दिस वाज अ बैलेंस शीट। इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी, इसको आप सिंगल स्टार मार्क कर सकते हो, बिकॉज इसको आप एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके टिप्स के ऊपर हो जाएगा। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट दैट कि आपने फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट्स के साथ बैलेंस शीट को बनाना सीख रहे हो, इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बट जैसे जैसे आप आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही बेसिक लगने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप सिंगल स्टार मार्क कर लेना। दिस इज नॉट इक्वल्स टू ट्रिपल स्टार मार्क, बिकॉज ट्रिपल स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद ना इन्होंने एक नेक्स्ट टॉपिक दिया है, डेट इज अ सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग प्रोसीजर और द काउंटिंग साइकिल। इसको हमने इतनी बारी डिस्कस कर लिया ना, अभी आपको बिना एक्सप्लेनेशन के ही ये समझ लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आपका काउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जर्नल बनाते हो, जर्नल के बाद आप लेजर बनाते हो, लेजर के बाद आपके पास ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस के बाद आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, दैट इज अ इनकम स्टेटमेंट। एंड उसके बाद आप क्या करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पर आप बताओ क्या आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बिकॉज इसको हमने जब अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था तब भी हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया तब भी हमने डिस्कस किया है, एंड वही चीजों को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये टॉपिक था बहुत ही सिंपल था, हमने मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस किया हुआ है, तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द ओपनिंग एंट्री। ये जो टॉपिक है दिस इज द फर्स्ट टाइम टॉपिक, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अभी ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ओपनिंग एंट्री। इसको ना समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज एक पर्सन है, दिस इज मिस्टर ए। इसने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया, दिस इज द बिजनेस ए लिमिटेड। तो अगर इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये क्या करेगा, यहाँ पर लेट्स सपोज इसने 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट किया टू स्टार्ट दिस बिजनेस। तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जब हमने जर्नल एंट्रीज बनानी स्टार्ट की थी हमने स्टार्ट यहीं से किया था कि आप एक पर्सन है जिसने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम क्या करते हैं कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे उसने बैंक में इन्वेस्ट किया है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड उसके साथ उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। तो दिस इज अ ओपनिंग एंट्री इन केस आपका एक नया बिजनेस है, दैट इज अ न्यू बिजनेस है। बट हर साल तो ये बिजनेस नया नहीं होने वाला ना। लेट्स सपोज उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 2024 में, अगर 2025 में वो देखेगा तो उसने क्या किया होगा, 2024 के एंड में एक बैलेंस शीट बनाई होगी, एक उसने पी एंड एल बनाया होगा, राइट। तो जो 2025 है उसकी स्टार्टिंग वो कैसे करेगा, 2025 की स्टार्टिंग कैसे होगी, उसके लिए क्या किया जाता है, ओपनिंग एंट्री डाली जाती है। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट की आइटम्स है ना, इन आइटम्स को आपने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अगर आपको लेजर अकाउंट याद होगा, लेजर अकाउंट्स हमने बनाए थे, लेजर अकाउंट्स में हमने क्या किया था, कोई भी लेजर अकाउंट आपने जितने भी आपने लेजर अकाउंट बनाए उसमें से कोई भी अकाउंट आप उठाकर देख लो, हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपने बैंक का लेजर अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर लिखते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट इस लेजर अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए, मींस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कोई जर्नल एंट्री होनी चाहिए ना, उसी के बेसिस पर आप लेजर बनाते हो। जर्नल के बिना आप लेजर को डायरेक्टली तो बनाते नहीं हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल बनती है, उसके बाद लेजर बनती है, देन ट्रायल बैलेंस बनता है। तो लेजर में अगर आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हो तो इस एंट्री का जर्नल में होना भी जरूरी है ना। तो इसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग जर्नल एंट्री डालते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी एसेट्स को, एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उनको हम क्रेडिट कर देते हैं, एंड जो भी आपका कैपिटल का बैलेंस है उसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जितना जितना बैलेंस आपने यहाँ पर डाला है उतने बैलेंस के साथ ही आप यहाँ पर जो लेजर अकाउंट है उसमें आप ब्रॉट डाउन बैलेंसेस डालते हो। जैसे यहाँ पर अगर आपने एसेट में फर्नीचर अकाउंट के ऊपर 1 लाख डाला है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फर्नीचर के साथ सामने ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखोगे 1 लाख। तो ऐसे एक ओपनिंग जर्नल एंट्री डाली जाती है। सिंपली एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज आप बैलेंस शीट के बेसिस पर ये एंट्री रिकॉर्ड करते हो। एंड अगर आपकी बैलेंस शीट मैच्ड है लास्ट ईयर की तो यहाँ पर डिफरेंस आने ही नहीं वाला। आपने सिंपली क्या करना है, एसेट साइड जितने भी एसेट्स हैं उनको सबको आपने डेबिट कर देना है। जो लाइबिलिटी साइड आपके पास दो आइटम्स है, फर्स्ट वन इज कैपिटल, सेकंड वन इज अदर लाइबिलिटीज, उनको आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड पर लिख देना है। तो आपका टोटल जो है डेबिट का क्रेडिट के साथ ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। डन।
इसी के बेसिस पर ना यहाँ पर आपके पास एक इलस्ट्रेशन है, डेट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट दी गई है, डेट इज ऑन 31 मार्च 2022। आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, रेलिवेंट ओपनिंग एंट्री डालनी है। तो ओपनिंग एंट्री कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके पास एसेट साइड है, कैश एट हैंड है, कैश एट बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इन सारे को सारी की सारी एसेट्स को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। जो आपके पास लाइबिलिटी साइड है, दो बैलेंसेस है, 20 लाख एंड 2,60,000 का, इसको आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। एंड एट द एंड आप क्या लिखोगे, नरेशन लिख दोगे, डेट इज बीइंग द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कि आप क्या कर रहे हो, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहे हो। तो दिस इज योर ओपनिंग एंट्री। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसी के बेसिस पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर बताया है कि आपने लेजर में इसको पोस्टिंग कैसे करनी है। अगर आपका जैसे कैश का बैलेंस है तो आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड अगर आपकी कोई लाइबिलिटी साइड का बैलेंस है दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऐसे एंट्रीज आती हैं। तो ओपनिंग एंट्री तो कोई टॉपिक है ही नहीं था, आपको ऑलरेडी पता था, जस्ट दैट के यहाँ पर इन्होंने थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन किया। अभी इसके बाद आपके पास ना इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपको एक सेपरेट क्वेश्चन वीडियो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आपने कंप्लीट क्वेश्चंस बनाने हैं। डेट इज आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने पी एंड एल अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने बैलेंस शीट भी बनानी है, एंड आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी दी होंगी। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को ना हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। यस, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और दिस यूनिट, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका लिमिटेशंस वाला, वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है। ये जो टॉपिक है दिस इज द लास्ट टॉपिक जिसमें हमें कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। एंड इसमें ही हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज द रिजर्व फंड। डन। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं इसको हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं प्रोविजन क्या होता है। इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि प्रोविजन एंड रिजर्व दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो प्रोविजन होती है इसमें क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक पर्सन है, दिस इज अ पर्सन मिस्टर ए। इस पर्सन ने ना करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया। इसने लेट्स सपोज यहाँ पर ₹10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है इस साल में। ठीक है, बट इसको पता है कि ये जो 10 लाख मैंने प्रॉफिट अर्न किया, ये सारा का सारा प्रॉफिट मुझे नहीं मिलने वाला। इसमें से कुछ बैड डेट हो सकते हैं, कुछ लोगों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है, कुछ लोगों को वारंटी के अंडर मुझे एक्सचेंज करके देना पड़ सकता है, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से जो कैश मुझे 10 लाख का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट नहीं है। इसमें से कुछ मेरे खर्चे होंगे जो मुझे अनएक्सपेक्टेडली पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे उसके कुछ एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, कुछ एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं जो उसको फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे अपकमिंग ईयर में रिगार्डिंग दिस प्रॉफिट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो प्रोविजन क्या होती है, बेसिकली एक अमाउंट सेट असाइड की जाती है फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेस और द एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जिसकी अमाउंट हमें नहीं पता होती। लाइक कितने के बैड डेट होने वाले हैं, कितना हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितने के वारंटी एक्सपेंसेस होंगे, कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्या है, हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, बट इनकी अमाउंट हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। इसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं, ये क्या किए जाते हैं, प्रॉफिट में से माइनस किए जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं दीज आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस इनको क्या किया जाता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। तो मतलब आपका जो भी प्रॉफिट है, डेट इज लेट्स सपोज आपके पास 10 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से आपकी जितनी भी प्रोविजंस है वो सारी की सारी मान लो कि 2 लाख की हैं, तो आपका एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट आएगा दैट विल बी ओनली 8 लाख। तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ प्रोविजन। अभी हमारे पास ना सेकंड वर्ड आता है, दैट इज द रिजर्व। अभी क्वेश्चन है कि रिजर्व क्या होता है। अभी यहाँ पर समझो कि आपके पास अगर 8 लाख रुपीज है, ये जो 8 लाख के 8 लाख हैं, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। मीन्स ये
कैपिटल में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि ये ऑनर का पैसा है, ऑनर को ये बेनिफिट जो है मिल जाएगा। बट यहाँ पर ना रिजर्व क्रिएट किया जाता है। रिजर्व का क्या मतलब होता है कि लेट सपोज अगेन यहाँ पर आपके पास अभी 8 लाख रुपीज बचे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है मिस्टर ए, इसके बाद इसके पास आफ्टर ऑल प्रोविजंस इसके पास जो प्रॉफिट है डेट इज ओनली 8 लाख। अभी इसमें से ना ये क्या कर रहा है, ये सोचता है कि इसमें से मैं क्या करता है, दो पार्ट करूंगा। जो जो फर्स्ट 4 लाख रुपीज है इसको मैं अपने बिजनेस में सेव करके रखूंगा फॉर फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी खर्चा करना होगा, कोई भी बड़ा खर्चा मेरे पास आएगा तो मैं इस पैसे से कर लूंगा। मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कोई भी इवेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ सेविंग्स करके रख रहे हो, डेट इज योर रिजर्व। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिजर्व। एंड इस केस में हम क्या करते हैं, जो बैलेंस है डेट इज ओनली 4 लाख, इसी को क्या किया जाता है, कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। जो बैलेंस 4 लाख है दिस वन, इसको क्या किया जाता है, इसको रिजर्व में डाला जाता है। इसको ना एक लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझो। लाइफ एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन की क्या है, सैलरी है। इस पर्सन को क्या मिल रहा है, ₹1 लाख पर मंथ की इसको सैलरी मिल रही है, ठीक है। अभी इसकी जो सैलरी इसको रिसीव होती है, ये सैलरी रिसीव होती है, ये रिसीव होते हैं 5th ऑफ द मंथ। जो भी मंथ है उसकी 5th, जैसे मान लो कि यहाँ पर जून की सैलरी रिसीव हुई है तो उसको 5th जून को ये सैलरी रिसीव हुई है, ठीक है। अगर जुलाई की होगी तो 5th जुलाई को सैलरी रिसीव हुई है। एंड इसके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 to 10,000 का होता है। एंड जो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है दिस इज आफ्टर 20th ऑफ द मंथ। मीन्स लेट सपोज यहाँ पर 20th जून के बाद ये बिल आने वाला है। तो ये क्या कर रहा है ना, जैसे इसको 5th जून को इसको सैलरी मिली एंड इसको पता है कि मुझे 20th जून के बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी का घर का बिल आएगा जिसको मुझे पे करना है। तो ये क्या करेगा, इसके लिए पहले ही 1 लाख में से 10,000 रुपीज निकाल के रख देगा, सिर्फ 90,000 को ही वो बाकी के खर्चों के लिए यूज करेगा, ताकि जब इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए तो वो उसको पे कर पाए। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द प्रोविजन। डन। अभी सेकंड क्या है, इसमें से ना ये कुछ पैसे और सेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज के ये हर महीने की सैलरी का 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा सेव करके रखता है बिकॉज ही वांट टू परचेज अ कार, या फिर वो अपना एक घर बनाना चाहता है, या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ना ये जो थोड़े से पैसे हैं अपनी सैलरी में से वो करंट पीरियड में स्पेंड नहीं करता, उसको वो सेव करता है, ठीक है। तो दिस इज द रिजर्व। ये जो क्रिएट कर रहा है दिस इज नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। ये जो क्या सोचता है कि फ्यूचर में मुझे किसी भी चीज में इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको यूज कर लूंगा। तो ये जो सेविंग कर रहा है ना दैट इज कॉल्ड द रिजर्व। डन। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व। हमने बिजनेस के व्यू पॉइंट से भी देख लिया, हमने पर्सनल लाइफ के व्यू पॉइंट से भी देख लिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन फ्रीली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने ध्यान में क्या रखना है, आपको प्रोविजन पता है क्या होता है, आपने रिजर्व पता है क्या होता है। अभी यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है, जो प्रोविजन होती है, जो मेन चीज आपने ध्यान रखनी है अभी मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन के केस में आपने ध्यान क्या रखना है कि प्रोविजन जो है दिस इज द अमाउंट set aside to meet expected losses or expenses whose amount is uncertain। बेसिकली कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं एंड एक्सपेंसेस है जिनका आपको पता है कि ये एक्सपेंस होने वाला है, बट आपको उसकी अमाउंट नहीं पता, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोविजन क्रिएट करते हो। एंड सेकेंडली ये जो प्रोविजन होती है डेट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट जो हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सेकंड आपके पास आता है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज kept aside as a saving।
मीन्स प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जिसको हम साइड में रखते हैं एज अ सेविंग, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम इस सेविंग को यूज कर लेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इसका है कि दिस इज द एप्रोप्रिएशन, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए नहीं हम क्रिएट करते, यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट पहले कैलकुलेट होता है, उसके बाद हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि कितना हमने रिजर्व में डालना है, कितना हमें कैपिटल में डालना है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद ये जो रिजर्व है ये जनरेट किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, के प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में, एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। डन। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ प्रोविजन एंड द रिजर्व। एंड यहाँ पर एक और चीज है, डेट इज अ रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का मतलब क्या है? इट सिग्निफाइज द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द रिजर्व डेट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन द सिक्योरिटीज विच आर रेडिली रिलायजेबल। मतलब आपने जितना भी पैसा रिजर्व में डाला है उसमें से जितने पैसे के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, ताकि जब भी आपको वो पैसे की जरूरत पड़े आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे एंड वहां से पैसा जनरेट कर लोगे। मतलब एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस पैसे को एज अ कैश अपने पास होल्ड करके रखो। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप उसको किसी ना किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, कि जब भी मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी मैं इन सिक्योरिटीज को सेल करूंगा, वहां से पैसा जनरेट करूंगा एंड अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लूंगा। तो अगर आपने अपने रिजर्व में से जितना पैसा डाला हुआ उसमें से जितना पोर्शन आपने इन्वेस्ट कर दिया है इन द आउटसाइड द बिजनेस इन द सिक्योरिटीज दैट इज रेडिली रिलायजेबल, मतलब कि उनको आप कभी भी सेल कर सकते हो, देन दैट इज योर रिजर्व फंड। तो द अकाउंट टू विच दीज अमाउंट्स आर एनुअली क्रेडिटेड इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिजर्व फंड, तो उसको रिजर्व फंड बोला जाता है। डन। उसके बाद हमारे पास इसकी एक इलस्ट्रेशन भी है, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसमें उन्होंने सिंपली क्या बताया, आपके पास 5 तरह की आइटम्स हैं, आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है। जहां पर इन्होंने क्या बोला है कि आप इसमें से डिसाइड करो कि इसमें से कौन सी ट्रांसफर होगी एज रिजर्व एंड कौन सी प्रोविजन की है एंड कौन सी ना ही प्रोविजन है ना ही रिजर्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, राइट। उसके बैड डेट जो है वो ना ही प्रोविजन होती है वो ना ही रिजर्व होता है, ये एक तरह से हमारा लॉस होता है, तो ये ना ही प्रोविजन है ना ही रिजर्व है। दिस इज कैटेगरी नंबर 3, दिस इज कैटेगरी नंबर 1। ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ है, दिस इज अगेन 1। देन उसके बाद रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट को आपने रिटेन किया, रिटेन करने का मतलब दिस इज योर रिजर्व, दिस इज पॉइंट नंबर 2। एंड उसके बाद आपके पास लाइबिलिटी फॉर टैक्स है, दिस इज अगेन योर प्रोविजन। तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आपकी प्रोविजंस होंगी। जो फोर्थ है वो आपका रिजर्व है, दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट, एंड जो बैड डेट्स है वो ना ही आपकी प्रोविजन है ना ही आपका वो रिजर्व है। तो दिस इज अ टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जो बेसिक क्वेश्चन था इसको तो आप क्वेश्चन की कैटेगरी में कंसीडर भी नहीं कर सकते, ये एक तरह से आपकी एग्जाम्पल है। बट ये जो टॉपिक था इसको आपने समझ के रखना है, बिकॉज आगे आपको अभी कंपनी अकाउंट आएगा, आपको मेनली पार्टनरशिप अकाउंट्स आने वाला है। उन चैप्टर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व फंड क्या होता है। डन। अभी यहाँ पर ना आपको इस मॉड्यूल में इसके बाद एक समरी चार्ट दिया गया है, ये समरी चार्ट आपने जरूर देखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्पस। जितने भी हमने एडजस्टमेंट्स इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट बताया गया है, कि अगर वो ट्रायल बैलेंस में मेंशन किए गए हैं तो आपने कैसे उसको ट्रीट करना है, अगर ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं है तो उनके कौन कौन से 2 फैक्ट होंगे जो आपने इनकम स्टेटमेंट में या पोजीशन स्टेटमेंट में डालने हैं। तो ये जो समरी चार्ट है ना इसको आपने कोई रेफर जरूर करना है, एंड इसके बाद एग्जाम के टाइम पर भी आप इसके थ्रू सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कर सकते हो। इसमें सारी की सारी जो भी इस चैप्टर में हमने जितनी भी एडजस्टमेंट्स कंसीडर की हैं वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर आपको समराइज्ड फॉर्म में दी गई हैं। डन। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, दिस इज अ लास्ट टॉपिक बट दिस इज कम्प्लीटली थ्रेटिकल, इसको हम क्विकली कवर कर लेते हैं, इससे हमारा चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट लिमिटेशन है डेट आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर सबको रिकॉर्ड करना होता है, जैसे आपने लैंड परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, जो भी चीजें आपने परचेज सेल किया उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हो। जो भी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, जिस वैल्यू के ऊपर वो ट्रांजेक्शन हुई हैं उस वैल्यू के ऊपर आप रिकॉर्ड कर दो, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकेंडली इसमें हम क्या करते हैं, इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को इग्नोर करते हैं, लाइक आपकी लॉयल्टी है एंड कैलिबर ऑफ द स्टाफ, उसको आप कंसीडर नहीं करते। बैलेंस शीट में आप कहीं पर ये नहीं लिखते कि मेरे पास इतने सालों से एक स्टाफ मेंबर है जो इतने सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो मेरे लिए इतना काम कर रहा है।
या फिर उसकी ये कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से मुझे इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीजें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करते, बट उन्होंने बोला कि आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करो तो आप इन चीजों को भी कंसीडर करो। उसके बाद आपका परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, आप इस चीज को माइंड में रखते हुए बनाते हो कि आपका बिजनेस ऑन गोइंग है, मीन्स फ्यूचर में वो चलने ही वाला है। इसलिए जब आप एक मशीनरी को परचेज करते हो, उसको आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो 10 साल तक आपको बेनिफिट देगी, एंड आप उसके खर्चे को 10 साल में डिवाइड कर देते हो, जबकि आपको उसका कल का भी नहीं पता कि वो कल को चलेगी या नहीं, मेरा बिजनेस कल को होगा या नहीं होगा। बट आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो कि आपका बिजनेस ऑन गोइंग है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, दैट इज अ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर या फिर अदरवाइज बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं, एंड मैनेजमेंट के पास भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कभी कभी हम ट्रीट कर सकते हैं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते, बिकॉज उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो लिमिटेशंस है उसको माइंड में रखते हुए रीड आउट करना है, ताकि आप उसकी एक्चुअल पोजीशन को एनालाइज कर सको। दैट्स इट। तो दिस वाज योर टॉपिक नंबर 10, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो दैट्स इट, दिस वाज योर चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1। अभी आपका पेंडिंग पार्ट क्या है कि आपने इलस्ट्रेशन नंबर 9 टू 13 ये आपकी पेंडिंग है, जिसके लिए आपको एक सेपरेट क्वेश्चन वीडियो मिलेगी, दैट इज क्वेश्चन वीडियो नंबर 1, जिसमें हम सारे की सारी इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। डन। एंड इसके बाद आपके पास एक सेकंड पार्ट आएगा, दैट इज अ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम टेस्ट एंड नॉलेज, दैट विल बी योर क्वेश्चन वीडियो नंबर 2। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी, बट इन वीडियोस को देखने से पहले आपने क्या करना है, सारे के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, बिकॉज वहां पर हम कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखने वाले हैं। वहां पर हम कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में हम डिटेल में किसी कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना पार्ट ही डिस्कस करेंगे जो उस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले अपने सारे के सारे कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करके बैठना, एंड उसके बिना जितने भी आपके इलस्ट्रेशंस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ले उसको भी एक बार देख लेना, बिकॉज जो इलस्ट्रेशंस हमने इन लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, आपके पास 3 लेक्चर्स हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 34, 35 एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 36। तीनों लेक्चर्स में जितनी भी हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं वो कंप्लीटली कंसेप्ट बेस्ड इलस्ट्रेशंस हैं। उसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो आपको समझ नहीं लगेगी बाद में। तो उन जितनी भी इलस्ट्रेशन है इनको आप अभी सॉल्व करके इसके बाद इसको क्लोज कर देना, बिकॉज आपने जो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है वो इन्हीं इलस्ट्रेशंस को, इन्हीं क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। डन। तो डेट्स इट। एंड इसके बिना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रोल होना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, and if you have any doubt please comment in the comment section. Thank you.